नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग जो एक अलग तरह का जो टॉपिक है उस पे हम लोग बात करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं और सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और इसके बाद हम लोग ना यहाँ पे कुछ ऐसे बातें पे डिस्कस करेंगे ना जो ये, और मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों से बात करने आया हूँ। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। 1 मिनट बस रुक जाइए, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। ये सेशन चलाना और इसको टेक्निकली भी हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एकदम जल्दी जल्दी। 1 मिनट बस रुक जाइए, फिर हम लोग ना इस पे बात करेंगे। आज जो टॉपिक है वो रक्त प्रदर का है, श्वेत प्रदर का है, सॉरी श्वेत प्रदर, जो व्हाइट डिस्चार्ज के हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उसका टॉपिक है और इसका हम हेतु देखेंगे। और श्वेत प्रदर के बहुत सारे पेशेंट आजकल आ रहे हैं। 98% लोगों को श्वेत प्रदर का तकलीफ होता है, जो भी गायनेक प्रैक्टिस करते हैं उनके पास। तो इसको किस तरह से टैकल करना है आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से। एलोपैथी में तो एंटी फंगल दवाइयां दिया जाता है और उससे मैनेज किया जाता है। अभी हम आयुर्वेद से उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया है और नोट्स बनाए हैं जो आप लोगों को काम आएंगे। आजकल जब हम लोग देखते हैं ना तो जो मध्यम वय के जो स्त्रियां रहती हैं, जो पुरुष स्त्रियां रहती हैं, उनको ना बहुत ज्यादा ये वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम रहता है। मतलब युवावस्था में ये बहुत ज्यादा रहता है। और वो ऐसे बोलते हैं कि हमारे शरीर से सफेद जा रहा है। और ज्यादातर 30 से 40 ईयर्स, 30 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच में ये तकलीफ लेके हमारे पास पेशेंट आती हैं, माता बहनें। और उनको कमर दर्द हो रहा है, दुबलापन हो रहा है बहुत ज्यादा, कोई भी काम में उत्साह नहीं आ रहा है, और ऐसा उनको मिलता है। और फिर वो एलोपैथी का कोई मेडिसिन ले लेती हैं। मतलब जो डॉक्टर का परंपरा है, एलोपैथी के डॉक्टर का सबका अपना अपना मेथड है ट्रीटमेंट का। तो वो लोग एंटी फंगल दवाइयां देते हैं, कैंडिडा क्रीम देते हैं, कुछ कुछ ऐसे देते हैं दवाइयां, फिर सोनोग्राफी होता है। तो सभी लोगों को अपेक्षा रहती है कि आयुर्वेद से किस तरह से इलाज किया जाए। और डॉक्टर भी बोलते हैं कि हाइजीन को फॉलो करिए, लेकिन कभी वो ठीक होता है, कभी नहीं ठीक होता है, कभी ठीक होता है, नहीं होता है। तो इसीलिए फिर योग्य उपचार नहीं मिलता है। जो आयुर्वेद का सिद्धांत है कि संप्राप्ति भंग करना है, हेतु और लिंग औषध इस हिसाब से जो करना है। क्योंकि कारण अगर बंद नहीं होगा और आप सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट देंगे, कारण कार्य को देख के आप देंगे ट्रीटमेंट, और कारण नहीं देखेंगे, हेतु नहीं देखेंगे, और वो हेतु सेवन हो ही रहा है कंटिन्यूअस, तो ये प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होती है। तो इसके वजह से क्रॉनिक रहता है वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम, और पेशेंट बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते हैं, उनको कमर दर्द का प्रॉब्लम रहता है। और जब भी वो क्लॉट्स आते हैं वाइट डिस्चार्ज के, बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। अभी मैं अपना जो मैंने नोट्स बनाए हैं उससे मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो भी मेरा नोट्स है वो मैंने बहुत सारे वैद्य लोगों के लेक्चर सुन के और बहुत सारे नोट्स को संग्रहित करके
और उसको फिर सिंप्लीफाई करके मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बीएमएस फर्स्ट ईयर का भी कोई इंसान सुन ले तो उसको भी मेरी बात समझ आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं सभी को डायरेक्ट ही बोलूंगा उपप्लुता योनि व्यापक, फिर कफज रजो दुष्टि, ऐसे शब्द प्रयोग करूंगा तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आएगा, जिनको वो विषय मालूम नहीं है। मैं इसलिए इसको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अब इसमें वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, श्वेत प्रदर हो रहा है, तो इसका कारण क्या क्या होता है? तो शरीर में रुक्षता बढ़ी हुई है। रुक्षता बढ़ी है तो कैसे बढ़ी है? तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इनमें से कुछ ना कुछ मिलते हैं, जैसे कि वेगों का अवरोध करना, मल मूत्र छींक उल्टी प्यास, जो 13 धारणे वेग है उसका अवरोध करना। मानसिक बहुत कारण रहते हैं, जैसे काम शोक भयाद वायु, वायु को प्रकोपित करने वाले, वायु को मैं पहले कंसिडर कर रहा हूँ बाद में कफ को। तो वायु को प्रकोपित करने वाले काम है। मतलब आजकल क्या है कि पहले के जमाने में क्या होता था कि जल्दी शादी हो जाता था। भारत सरकार ने संविधान में ऐसा बनाया है कि 17 साल की उम्र की लड़की को 20 साल के लड़के से शादी कर लेना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि करियर बनाने के लिए कोई 17 साल में बहुत ही कम लोग ही शादी करते हैं। लेट शादी होने की वजह से क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। अब शादी नहीं हो रही है और शुक्र वेग तो आ ही रहे, तो उसकी वजह से कभी कभी गलत आदतें भी लग जाती है। तो गलत आदतों की वजह से जैसे शुक्र वेग आ रहा है और मन की जो वासनाएं हैं उसको तृप्त करने के लिए कुछ गलत चीजें देखी जाती है, गलत काम किया जाता है। ये एक भाग हो गया, मानसिक शारीरिक। दूसरा भाग ये है कि खाना पीना जो है वो नियंत्रित नहीं है, जैसे जंक फूड बहुत ज्यादा खाना, बाहर का खाना खाना, घर का रोटी सब्जी दाल चावल ये न खा के बाहर का चीजें खाना, मतलब कुपथ्य जो है वो बहुत ज्यादा होता है। और ऐसा आहार के साथ में विहार भी है कि आजकल के जमाने में सबके पास मोबाइल है, 5G डाटा है, तो वो मोबाइल का जितना यूज करना है। लोग पहले उठते उठते राम राम करते थे, भगवान का नाम लेके और सब कुछ करते थे। आजकल उठते उठते पहले मोबाइल चेक करते हैं, रात को सोते टाइम मोबाइल चेक करते हैं, उसके बाद सोते के बाद जब नींद बीच में खुल जाती है तो मोबाइल चेक करते हैं, स्टेटस देखते हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, हर चीज का अच्छाई भी रहता है बुराई भी रहता है। अच्छाई जो है वो तो है ही, उसका यूज तो है ही हर चीज, लेकिन बुराइयां ज्यादा बढ़ गई हैं। लोग रील्स बनाते हैं वो देखते हैं, तो टाइम जो लगता है रात को जो सोने का जो टाइम है वह पैटर्न बिगड़ गया है। ये एक तरह से वायु का प्रकोप का हेतु है, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। उसी तरह से मेहनत जो करना है, जो बौद्धिक काम है या शारीरिक काम है, वह ताकत से ज्यादा करना है कोई भी चीज में। आज पहले के जमाने में लोगों को ना मोबाइल चलाने नहीं आता था। जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं ना, पुरानी पीढ़ी के लोग, उनको स्मार्टफोन दीजिए तो उनको नहीं आता है चलाने, उनको सिखाना पड़ता है, जो बूढ़े लोग हैं। और आजकल के जो छोटे बच्चे हैं, अब ये मोबाइल जो है, मैं किसी को भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि क्या विकृति आ रही है। आजकल जो जो छोटे बच्चे, 1 साल 2 साल के बच्चे, उनको मोबाइल दे दिया जाता है कि कार्टून देखो। अब वो जो मोबाइल में कार्टून है या गेम्स है, वह बनाया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने। उसने कितना मेहनत करके इंजीनियरिंग किया, अपने दिमाग से वो गेम बनाए, वो सब ऐप बनाए। तो लोग ना, वो जो छोटा बच्चा है उसके दिमाग के लिए वो ओवर है, बहुत ज्यादा है, मतलब उसको नहीं सहन होता है, लेकिन उसको दिया जाता है कि वो टेक्नोलॉजी प्रिय ऐसा बच्चा हमारा होना चाहिए। तो बौद्धिक कार्य जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, ये वायु को प्रकोपित करता है। अगर कंटिन्यू मोबाइल, अगर बच्चा खेल रहा है और मुझे ये करना है वो करना है, 2-2 साल के बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है। गलत बात कुछ नहीं है, कोई भी चीज अति नहीं होना चाहिए। उसी तरह से इसमें कोई भी जैसे मेहनत किया जाता है, उसी तरह से कम खाना पीना, जो पौष्टिक आहार विहार होना चाहिए। जैसे कि हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग पहले बोलते थे कि आप लोग को खेलना कूदना जरूरी है, फिजिकल वर्क करके आओ और आप दूध पियो, फल फ्रूट खाओ, सब्जी खाओ, हरी सब्जी खाओ, ये खाओ। आजकल हरी सब्जी और सब्जियां तो बंद होके मैगी, ये मैगी का जमाना है आज का जमाना। मैगी खाओ, फिर पिज्जा खाओ, फिर पानी पूरी, गोलगप्पे खाओ, कुरकुरे खाओ, जो ये सब कृत्रिम चीजें आ रही हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पियो, ये बच्चों को पिलाया जाता है। बच्चे चाय पीते हैं बहुत ज्यादा, पीना कोई चीज गलत नहीं है, आज के जमाने के हिसाब से चलना कुछ गलत नहीं है, लेकिन अति प्रमाण में जो हो रहा है, और जो न्यूट्रिशियस चीजें हैं वो कम खिलाई जाती हैं, और जो बाहर की गंदगी, जो मतलब जो शरीर को नुकसान देने वाली चीजें हैं, असाथ में चीजें ज्यादा खिलाई जा रही हैं, यह भी कारण होता है। और अगर बीज ही अगर दुष्टि हो रही है, जो हम लोग बोलते हैं कि मतलब जैसे कि माता और पिता के जो बीज में भी कुछ विकृति आ गई,
वह भी बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। बच्चे को जन्म लेने के बाद भी खाने पीने में गड़बड़ हुआ तो उसका परिणाम जब मेंसेस आ जाता है उसके बाद जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है उस पे परिणाम होता है कि शरीर में दोष बिगड़े हुए हैं और उसकी चिकित्सा नहीं हो रही है। अग्निमांद्य बचपन से है ना, आम दृष्टि बचपन से है, रसवस स्रोतस की दृष्टि है, जब मेंसेस आता है तो इररेगुलर मेंसेस शुरू हो जाता है या फिर डिसमेनोरिया होता है या फिर वहां पे इन्फेक्शन होता है। बहुत सारे चीजें होती हैं। इन सबको हमें रिसर्च करना चाहिए कि आजकल का खाना पीना क्या हो रहा है। उसी तरह से निकृष्ट अन्न दिया जा रहा है, अच्छा क्वालिटी का अन्न नहीं दिया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी जब से आया है, मैं किसी को भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, आज के जरूरत के हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी भी चाहिए, लेकिन जो निकृष्ट जो उसमें जो पोटेंसी रहना चाहिए गेहूं में चावल में वह उतना नहीं है। तो निकृष्ट अन्न, बासी अन्न, जैसे कि सड़ा हुआ मैदा से बनाया हुआ पिज्जा, ब्रेड, बिस्किट, ब्रेड भी सड़ा हुआ है, फ्रेश तो बना हुआ नहीं रहता है, वो पुराना ही रहता है। उसी तरह से विश्रांति नहीं, मतलब रेस्ट कम है और भागदौड़ ज्यादा है और चिंता बहुत ज्यादा होती है। छोटे छोटे बच्चों को चिंता रहती है कि मुझे ये करना है वो करना है। अभी किसी को डोरेमोन जो देखने को कार्टून चैनल लगा दिया, डोरेमोन क्या करता है कि गैजेट लेके आता है और उसने ये कर दिया वो कर दिया, जो कितना चिंता, छोटे छोटे बच्चों को चिंता आजकल बढ़ा दिया गया है जो जरूरत नहीं है उनको। अगर लाइट चला जाए तो बच्चों को टेंशन आ जाता है कि आज कार्टून देखने को नहीं मिला। ऐसे बहुत सारी चीजें रहती हैं, जागरण बहुत ज्यादा हो रहा है। इसी तरह से कोई भी बीमारी होता है, सर्दी जुकाम या कुछ भी चीजें, तो हर चीज के लिए दवाई। मेंसेस रेगुलर नहीं आ रहे उसके लिए दवाई, मेंसेस आ रहे हैं ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है उसके लिए दवाई। हर चीज के लिए अकारण दवाइयां देना, यह भी कारण है, शरीर में ग्रहणी दृष्टि और पूरा शरीर को दूषित करता है। इसी तरह से स्वच्छता की तरफ ध्यान न देना, बाकी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, सौंदर्य पे ध्यान दे रहे हैं, सब कुछ पे, लेकिन जो प्राइवेट पार्ट्स की शुद्धि है उस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आलस की वजह से या फिर मालूम नहीं है, ये भी है। उसी तरह से खून की कमी होना, जब अच्छा रस नहीं बनेगा, रक्त नहीं बनेगा, रस की अग्नि विकृत है, रक्त की अग्नि विकृत है, तो पांडुता तो जरूर आएगी। आयुर्वेद की जो पांडुता है कि भेक वर्णता, रस अच्छा नहीं बन रहा है, रक्त अच्छा नहीं बन रहा है, दुबलापना बहुत ज्यादा है या मोटापा बहुत ज्यादा हो रहा है। दो ही चीज हो रहा है, या तो दुबले होंगे लोग या बच्चे, या मोटे होंगे और मोटापा ज्यादा बढ़ रहा है, और उससे फिर क्षय हो रहा है, कार्य हो रहा है, या माल नरिशमेंट हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इसी तरह से खाने में बहुत ज्यादा तीखा, बहुत ज्यादा खट्टा, बहुत ज्यादा नमकीन, बहुत ज्यादा ड्राई चीजें और बहुत ज्यादा ठंडी चीजें। आइसक्रीम, छोटे बच्चों को आइसक्रीम का इतना आदत डाल दिया जाता है। हम आप लोग बचपन में आइसक्रीम कब खाते थे? कभी तो भी खाते थे, लेकिन आजकल के रोज बच्चों को ये सब चाहिए ही चाहिए। ये सब चीजें अगर नहीं देंगे तो फिर वो, एक तो सोसाइटी ऐसी है कि ये देना ही है दिखावे के लिए, और दूसरा आदत पड़ गई है, हैबिट हो गया। ये सब की वजह से क्या होता है कि अपना जो रस धातु है वो दूषित हो जाता है। रसवस स्रोतस की दृष्टि होती है, रक्तवस स्रोतस की दृष्टि होती है, और वायु के भी दृष्टि हो रही है, कफ की भी दृष्टि हो रही है। कहीं कहीं वायु डोमिनेट होता है और कहीं कहीं कफ होता है, या दोनों होते हैं। इन सब की वजह से वाइट डिस्चार्ज होता है ना। तो उपप्लुता योनि व्यापक में तो है कि वो योनि व्यापक बीमारी है, या कफज रजो दृष्टि, उसमें भी ऐसा होता है। तो और दूसरा कारण क्या है कि पहले फिजिकल वर्क पहले जरूरी होता था। जब हम स्कूल जाते थे ना तो हमारा एक गेम्स पीरियड होता था, जिसमें पूरा आधा घंटा एक घंटा बच्चे फुटबॉल खेलते थे, लड़कियां खो खो खेलती थी, कुछ ना कुछ ऐसे भागदौड़ होता था। आज के जमाने में बच्चे उतना खेलने, फिर घर पे भी आके हम लोग 2-3 घंटा पढ़ाई करके फिर शाम को खेलने जाते थे। आज के जमाने में बच्चे खेलने नहीं जाते हैं क्योंकि एक तो ग्राउंड नहीं है। बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली में है, बाकी जो मेट्रो सिटीज है वहाँ ग्राउंड नहीं है, और नहीं तो बच्चे जाने ही नहीं चाहते फिजिकल एक्सरसाइज, कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता है। और घर में पैसा है तो मेड आके खाना बना रही है, और मतलब ऐसा लाइफस्टाइल हो गया। मैं किसी को दोषी नहीं बोल रहा हूँ, समाज बदल गया है। और दूसरा क्या है कि जब शारीरिक काम नहीं किया जाएगा और बैठे रहने का काम है, लग्जरियस लाइफ है, सिंडेटरी लाइफस्टाइल है, तो उसकी वजह से शरीर से सफेद जाना, पीला जाना, या बहुत दूषित जो भी चीजें जा रही हैं व्हाइट डिस्चार्ज के रूप में, ऐसा श्वेत प्रदर की बीमारी कंटिन्यू रहती है। और उससे कमर दुखता है, पैर दुखता है, दुबलापना आता है, कोई भी काम का जो प्रेशर है वो सहन नहीं होता है, और निरुत्साह हो जाता है, सर दर्द होता है, खून की कमी होती है, मूत्र प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह से हाथ पैरों में चींटियां काट रही है, इस तरह से टिंगलिंग होने लगता है।
है ना, ऐसा कंडीशन आता है। तो हेतु के हमें जरूर विचार करना चाहिए। हम सभी को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, हम जितना अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि हम बच्चों को ये बोले कि आप जल्दी सोइए, जल्दी उठे। अगर बचपन में हमने ये सब चीजें नहीं डाली, तो जब 30 साल 40 साल का एज आता है, तो उस टाइम जो आदतें बिगड़ी हैं और इतने साल का संप्राप्ति है, उसके वजह से वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो जाता है। और अगर हो गया, तो हमें किसी को दोषी नहीं बोलना है कि आपने गलत काम किया, हमें उसे बताना है। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसको समझाना है कि आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चलना है, और क्या सही है क्या नहीं सही है, ये आपको सबसे पहले समझना है। तो ऐसा करके अभी आप लोग मोदी जी को देखते होंगे। मोदी जी मोबाइल इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, और वो ट्विटर में भी एक्टिव हैं, और इंस्टाग्राम में भी एक्टिव हैं, उनका ट्वीट्स भी आता है। और कितना मतलब वो इतना अच्छा डिजिटल इंडिया सब कर रहे हैं। अपने आयुर्वेद वालों के लिए भी उन्होंने आयुष्मान मिशन वगैरह किया है, डिजिटलाइज सब कर रहे हैं। लेकिन वो मोबाइल लेके कभी देखा है आप लोगों ने? उनका एक भाषण हो रहा था, वो क्या बोल रहे थे, मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री, वो बोल रहे थे कि मैं मोबाइल का यूज करता हूँ, लेकिन मैं एक लिमिटेड टाइम के लिए करता हूँ। जब मेरा काम नहीं होता है तो मैं उसको रख देता हूँ, उससे मैं संन्यास लेता हूँ। उससे उसमें अटैचमेंट नहीं रहता कि कौन क्या मैसेज कर रहा है। और जब मैंने एक टाइम फिक्स किया है कि मैं मोबाइल का कितना यूज करूंगा, इससे मेरे को नींद भी अच्छी होती है, मेरा हर चीज में संयम है। ऐसा हमें मोदी जी से सीखना चाहिए। तो जब वाइट डिस्चार्ज होता है, तो कभी कभी क्लॉट्स आता है, कभी कभी थ्रेड टाइप आता है, और कभी कभी इचिंग वाला आता है, और उसमें भी कभी घी की तरह आता है, कभी कभी कुछ अजीब तरह का पुरुलेंट कुछ चीजें निकल रही हैं, ऐसे आते हैं। अब आप लोग बताइए, आप लोगों ने कैसे पेशेंट देखे वाइट डिस्चार्ज के? डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आप कृपया बताएंगी, आपने वाइट डिस्चार्ज के किस तरह से पेशेंट देखे हैं, कृपया बताइए। आप थोड़ा अपना जो नॉलेज है वो शेयर करेंगी ना, तो बाकी लोगों को भी सीखने में इजी होगा। 1 मिनट में इसको करने का ऑप्शन देता हूँ, अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आप कृपया बताइए, जो भी लेडी डॉक्टर हैं जो पेशेंट देखती हैं, कृपया अपना बताइए। माधुरी मैम, आप कुछ बताएंगी, वाइट डिस्चार्ज के पेशेंट में क्या क्या सिम्टम होते हैं? प्रणाम सर। हाँ बताइए प्लीज। सर एक तो उनको वेजाइनल एरिया में मतलब ईचिंग होने लगती है। अगर ज्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है तो गीलेपन की वजह से और अदर इन्फेक्शन टाइप के हो जाते हैं, और वहां से स्मेल आती है, वीकनेस हो जाती है, बहुत ज्यादा सुस्ती लगती रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, डिप्रेशन आने लगता है, हीन भावना आती है। अगर बहुत ही ज्यादा, जैसे मेरे पास जो आई थी कि उसको इतना ज्यादा था कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाती थी। तो ये सब कारण, ये सब सिम्टम्स उनमें मिलते हैं। अभी आज आई थी, उसको बहुत ज्यादा तो नहीं था वाइट डिस्चार्ज, लेकिन फिर भी डिस्कम्फर्ट लगता ही है। और नमी की वजह से है कि, और मतलब ऐसे वहां पे ईचिंग हो गया, रैशेस टाइप के हो जाते हैं, तो जलन होती है, दर्द भी होता है। यूरिन में भी प्रॉब्लम कई बार होती है कि बर्निंग मिक्सचरेशन मिलता है, ट्रिपलिंग ऑफ यूरिन भी हो जाती है, किसी को थोड़ा थोड़ा करके बार बार जाना पड़ता है। और क्या मिलता है, बस सर इतना ही है। वीकनेस रहती ही है उनमें, हेयर फॉल भी हो जाता है कई लोगों में ज्यादा दिनों तक चलने से। जी ठीक है। और इसमें जो हेतु बताए मैंने, वात वाले हेतु तो बताए, कफकर हेतु भी बहुत सारे रहते हैं। कफकर हेतु जैसे दही का सेवन करना, फिर ठंडी चीजें खाना, फिर उसके बाद में फ्रूट्स खा के पानी पी लेना, और दिन भर मेहनत ना करना, कफ को बढ़ाने वाली चीजों का अत्यंबु पान करना, आइसक्रीम खाना, ये बहुत सारे कफ वाले, या स्निग्ध चीजें खाना, मैदा का चीज खाना, कफ बढ़ाने वाली या स्निग्ध चीजें खाना, मिठाइयां बहुत खाना, ये कफ को बढ़ाते हैं। तो ये सब क्या करता है, शरीर में कहीं ना कहीं दोषों को विकृत कर देता है, दूषित कर देता है, दोष दूष सम्मूर्छना कर, और सारा जो कचरा है वो रस के और रक्त के द्वारा कहाँ जाएगा, गर्भाशय में जाता है, और वहां पे दुष्टि होती है, और वो वाइट डिस्चार्ज के रूप में निकलने लगता है। हाँ माधुरी मैम, आप क्या बोलेंगी, आप बताइए। डॉक्टर माधुरी मैम, आपने वाइट डिस्चार्ज के जो पेशेंट देखे हैं, उस हाँ पे आप नमस्ते अनुभव सर। बताइए। जी बताइए। सर लेडीज आते हैं, गर्ल्स भी आते हैं सर। एक्चुअली हेतु में ना फर्स्ट कारण, एटलीस्ट मुंबई में तो स्ट्रेस फैक्टर बहुत रहता है सर, एज ए स्टूडेंट लाइफ भी, और बोलते हैं ना एक वर्किंग लेडी, हाउस वाइफ। और दूसरा सर, उनका खाने का जो है ना पैटर्न रहता है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मोस्टली सब लेडीज स्किप करती है। वो उसका टाइम ही नहीं रहता है उनका, दोपहर को खाएगी, भूख नहीं लगती, कॉन्स्टिपेशन रहता है इनको सर। और अनहाइजीन में सर,
एक रहता है कि हमेशा ना, अगर वजाइनल प्लेस वॉश करते हैं वो लोग, तो वो लोग ड्राई नहीं रखते सर। वो एक है कि ना, गीलापन रखते हैं तो ज्यादा बढ़ता है। ये एक चीज, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल मल्टीपल पार्टनर्स भी है, रहती है हिस्ट्री सर, केसेस पूछे तो डीप, वो भी रहता है सर। तो ऐसा ये रहता है, एनीमिक पेशेंट में रहता है। और स्ट्रेस तो फर्स्ट है इधर। नींद नहीं, रात्रि जागरण, बहुत सारी लेडीज को नींद नहीं आती टेंशन में, उसकी वजह से। तो सर फिर सिम्टम्स आते हैं कंडू, और कर्डी कर्डी रहता है स्त्राव, दही जैसा। फिर बहुत स्मेल रहता है सर, और ना बैक एक, सीवियर बैक एक रहता है सर, और लोअर एब्डोमेन पेन भी रहता है शरीर में, और इचिंग बहुत रहता है। और किसी किसी को इचिंग की वजह से फिर दाग होने लगता है, फिर बर्निंग, मिक्चुरेशन। अति अम्बुपान भी सर मैंने देखा है एक रीजन है। और इसमें ये कर, और क्रूमी का भी इतिहास रहता है सर इसमें। तो ऐसा ये है सर, बहुत मतलब ये मोस्टली मेंटल स्ट्रेस का तो मैंने भी देखा है, ज्यादा फैक्टर रहता है ल्यूकोरिया में। ये कर, और फिर उनको फिर सर सिंपल सिंपल हाइजीन टिप्स फिर बतानी पड़ती, ड्राई रखो, फिर अंडर गारमेंट्स 2-3 बार चेंज करो। अगर कभी कभी तो मैं उनको आयन करने को बोलती हूँ, इतना मतलब ना सूखा रखना चाहिए, गीला नहीं, रेनी सीजन में ये करना है, डेटॉल में धोने। सर सिंपल चीजें बतानी पड़ती है, वो जो उनको मालूम नहीं रहता है। और सर रात का देर का खाना रहता है और तुरंत सो जाते हैं, ये भी एक रहता है ऐसा। और बाहर का खाना, जंक फूड, चाइनीज एंड ऑल दैट, सर ये बहुत सारे हैं ऐसे, इतने सारे मतलब बहुत सारे ये फैक्टर्स है सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू सर। हाँ, और डॉक्टर नलिनी मैम, आप कुछ बताएंगी वाइट डिस्चार्ज के जो पेशेंट आते हैं? अनुरिता मैम, सविता मैम, कुछ बोलिए आप लोग, किस तरह के वाइट डिस्चार्ज होते हैं? आप लोगों ने एक अनुभव जो किया है पेशेंट में, क्या होता है? कुछ बोलना चाहेंगे कि केवल सुनने के लिए आए हैं प्रवचन? आप लोग भी तो डॉक्टर हैं, कुछ बोलते ही नहीं आप लोग, ऐसा सर कैसे मैं कर? बोलूं कुछ? हाँ, आप बोलिए, लेकिन आप बाकी लोगों को बोलिए कि आप प्रवचन सुनने आए क्या? कि अगर मैं बोलूंगा कि सूर्य उत्तर दिशा से निकलता है तो ये बोलेंगे हाँ उत्तर दिशा से। खुद का भी तो कुछ बोलना चाहिए ना, ऐसे कैसे है? नहीं तो मैं फिर केवल फेसबुक लाइव करूंगा, अकेले बोल के चला जाऊंगा। ऐसे थोड़ी ना होता है, सबको बोलना चाहिए ना। नलिनी मैम ने क्या पेशेंट नहीं देखे हैं क्या? सविता मैम ने देखे नहीं क्या? अनुरिता मैम ने नहीं देखे क्या? ऐसे कैसे जी होता है? बोलना चाहिए ना। ठीक है, बोलिए आप मैम। हाँ, मैंने अभी तक 3-4 तरह के डिस्चार्ज होते हैं। एकदम वाटरी होता है, एकदम पानी जैसा, हाँ। उसमें वो खुद डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये यूरिन जा रहा है कि वाइट डिस्चार्ज है। दूसरा एकदम कर्डी, मतलब दही की तरह रहता है, फटा फटा सा, आधा उसमें पानी और आधा जमा हुआ, उसमें से स्मेल भी आती है। और एक पूरा म्यूकस टाइप का रहता है, मतलब जैसे कफ निकलता है नाक से या मुंह से, ऐसे वैसा टाइप का। और वो कई बार ऐसे बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलता है तो एकदम थक्का टाइप का, जैसे यूरिनेशन के लिए पेशेंट जाती है तब एकदम से गिरता है, ऐसे भी रहता है। जी, जी ठीक है। तो अभी और लोग को मैं नहीं बोलूंगा कि बोलिए, जिनको नहीं बोलना है हम थोड़ी ना जबरदस्ती बोल सकते हैं कि आप लोग अपना नॉलेज शेयर करिए, जिसको छुपाना है। प्रणाम सर। आप देखिए, नलिनी मैम बोलती नहीं है, आपने पेशेंट देखे सर हैं, आप बहुत जी इंटेलिजेंट। सर, मोस्टली कॉलेज गोइंग गर्ल्स को ज्यादा हाँ। रहता है सर, स्ट्रेस की वजह से। मेरी जी। बेटी को भी था, जी। बेटी को भी बीच बीच में होते रहता था। तो यही सब सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए थे हाइजीन के वगैरह। जी। और कभी कभी थोड़ा सा येलोइश डिस्चार्ज, कुछ ज्यादा क्रॉनिक हो गया तो येलोइश भी आता है सर, ग्रीनिश भी आता है, फाउल स्मेल, जी। यूरिन डिस्चार्ज भी होता है सर। जी। तो उसमें सूक्ष्म त्रिफला और ये गोक्षुरादि गुग्गुल वगैरह मैंने दिया था सर, तो आराम पड़ा था उससे। जी। और कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत सालों साल चलता है, श्वेत प्रदर का जो बीमारी है, बहुत सालों साल, और उसका इलाज ही नहीं होता है। मेरे पास एक पेशेंट है, वो मेरे से 2 साल बड़ी है एज में, 45 ईयर्स की हैं। तो उनको, उन्होंने बताया कि 15 साल से वाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं। और फिर डॉक्टर ने उनको इतना ट्रीटमेंट दिया, इतना ट्रीटमेंट दिया, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रही। 15 साल से हिस्ट्री है इतना। और फिर हेतु में यही सब हेतु मिले सारे, सारा उल्टा पुल्टा खाना पीना, और दवाई देने के बाद भी क्यों नहीं ठीक हो रही है? ये प्रॉब्लम है ना, कि ठीक नहीं हो रही है, इलाज ही नहीं है। अभी आप लोग कुछ और बोलना चाहते तो बोलिए, नहीं तो मैं बाकी बोलता हूँ। जिसको नहीं बोलना है उनको प्रणाम, मत बोलिए आप लोग।
क्योंकि आप लोग ना बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग हैं, अपना नॉलेज अगर शेयर कर देंगे आयुष दर्पण के लोगों को तो आपका ज्ञान कम हो जाएगा। मैं माफी मांग लेता हूँ, मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि आप आके बोलिए, जिसको बोलना है वो गुड खुद इवनिंग सर। हाँ बताइए। सर अधूरे इसमें ज्वाइन हुई हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी पुणे से आ रही हूँ, मुंबई जी। से। ये आपने अच्छा टॉपिक लिया, बिकॉज बहुत ज्यादा समस्या ये इसमें, और बहुत कैजुअली लिया जाता है क्योंकि ये सीरियस नहीं होता है। लेकिन यूजुअली वाइट डिस्चार्ज या हमारे इसमें श्वेत प्रदर बोले, या फिर इंक्रीज्ड सिक्रीशंस ऑफ एस्ट्रोजन विच आर नॉर्मली थ्रू वजाइनल सिक्रीशंस, तो ये जिन लोगों का पसी डिस्चार्ज या फिर जिसको महक आ रहा है वो तो सारा सब चीज डिस्कस कर लिया, लेकिन इसमें हाइजीन हैबिट्स और दूसरा चीज जो लोग पांडुजन्य संप्राप्ति से रिलेटेड प्रदर रहता है, या फिर सूतिका अवस्था के बाद में जो प्रदर रहता है, वो बहुत क्लिनिकली हमें अच्छी तरह से डायग्नोस करना चाहिए या अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए। इवन फाइब्रॉइड या कोई अंडरलाइंग कॉज रहता है सिस्ट का, या काफी हेमेंजियोमा और ये सारी चीजें भी, हेमोरेजिक सिस्ट की भी केसेस काफी बढ़ रहे, तो उनके सिक्रेशंस बहुत डिफरेंट होते, कभी येलोइश या कभी ये। लेकिन ट्रीटमेंट करते वक्त में हमारी जो प्रदर की चिकित्सा है, बहुत सटीक चिकित्सा बैठती है, लेकिन इसके साथ में खान पान, मतलब कफज संप्राप्ति या मेदस संप्राप्ति या गृहिणी दृष्टि, ये हमेशा अलाइड रहती है। काफी बार जो लोगों का बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग पांडु रहता है, जहाँ पे इट इज टू वे कि एक रक्त प्रदर के साथ में अटैच जो ल्यूकोरिया रहता है, कि जब रक्त प्रदर नहीं रहता है तब श्वेत प्रदर रहता है, लेकिन एनीमिया इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से उनका इन्फेक्शन कभी भरता ही नहीं, बहुत जल्दी वो इन्फेक्टिव हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में देर आर ऑलवेज कि इफ द श्वेत प्रदर और पर वजाइनल डिस्चार्ज इज मोर देन 3 to 4 months, you should always get pap smear done, and you should very importantly कि उनको गाइड करके कि कहीं बुखार है, वेट लॉस तो नहीं हो रहा है, या फिर प्रदर के साथ में कई काफी लोगों को कटिशूल रहता है, बिकॉज योर एरिया L2 to L5 या सैक्रल 1 एंड सैक्रल 2 तक आपका जो नर्वस सिस्टम है वो वही एरिया को सप्लाई करता है। तो यू शुड ऑलवेज सी दैट कि दे आर नॉट इन्वॉल्व, बिकॉज काफी लोगों का ट्यूबेक्टोमी और जो LSCS है उसमें पुडेंडल नर्व डिस्टर्ब हो जाती है। इवन दोज पीपल हैव रिकरेंट इन्फेक्शंस विद वजाइनल डिस्चार्ज। तो ये सारे कुछ केसेस है कि जो देखे, लेकिन आप कहते हैं सर, बट यू वेरी वेल नो मेरा भागा दौड़ी में मैं एवरी टाइम आई वोंट बी एबल टू स्पीक, लेकिन आपको सुनना सच में अच्छा लगता है क्योंकि आपका नॉलेज पता चलता है। मेरे पास में सिर्फ एक्सपीरियंस केसेस रहती है सर, एंड इतना ज्यादा ये बढ़ रहा है क्योंकि इसके पहले वजाइनल डिस्चार्ज, ये पोस्ट मैरिज जो पोस्ट रिलेशनशिप के बाद में जो इन्फेक्शन है उसकी केसेस ज्यादा आती थी, लेकिन अभी बहुत अलग बात हो गई है कि जो प्री मैरिज या टीनेज एज में 16, 17 एंड 20 एज में मैंने ऐसी एक केस देखी कि जिसका इतना फाउल स्मेल और ये था, एंड देन केम टू नो दैट शी हैड कंज्यूम्ड पॉज करके जो टैबलेट आती है, उसके बाद में उसका हाफ वे मिसकैरेज हुआ। मिसकैरेज के बाद में देयर वाज कंप्लीट इन्फेक्शन एंड कंप्लीट PID वगैरह, ये सब कुछ रूल आउट। तो ये थोड़ा सा अवेयरनेस या गांव के लोगों में भी बताना या एजुकेटेड लोगों में भी बताना, ये आज के कॉर्पोरेट सिस्टम में आपको बहुत अच्छा गाइडलाइन देना पड़ता है, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड। ऐसे समझिए कि जैसे पुरुषों में शुक्र नाश की जो परिस्थिति आती है और जो क्षयात्मक संप्राप्ति होती है, तो वैसे जब आपका प्रदर ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग रहता है, वो श्वेत प्रदर रहने दीजिए या रक्त प्रदर रहने दीजिए, देयर इज ऑलवेज अर्थवनाश या अर्थवदुष्टि या फिर जो ह्रासजन्य संप्राप्तियां डेवलप होती है, और बाकी के जो भी धातु है वो भी क्षीण अवस्था में पहुंचते हैं। तो आजकल लीन जब बच्चे आपके पास में आते हैं, बच्चियां, एंड दे हैव अर्ली मेनार्की एंड वाइट डिस्चार्ज, तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज आई थिंक लास्ट वीक आई वाज विद जहांगीर एंड आई वाज डीलिंग विद IVF। मोहिती मैम का IVF सेंटर का ये चल रहा था प्रेजेंटेशन। सारे मॉडर्न के लोगों में मैंने आयुर्वेद का अकेले होने की वजह से मैंने वो पुट फोर्थ किया। तो दे डोंट कंसिडर इट कि जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं या हार्मोनल पिल्स रहते हैं या IUDs यूज होती है या ये इस्तेमाल होने से भी इनफर्टिलिटी इंड्यूस होता है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि जो ये PID है या वजाइनल इन्फेक्शन है या प्रदरजन्य संप्राप्तियां है, वो रक्त प्रदर है या श्वेत प्रदर है या फिर देर इज इन्फेक्टिव UTI, मतलब हमेशा UTI तो रहता है लेकिन उसके साथ में टेम्परेचर भी आता है और रिकरेंट रहता है,
ये सारी कंडीशंस थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि उनका सारी हिस्ट्री बहुत प्रॉपरली पूछ के उनका हेतु बंद करके और फिर ट्रीटमेंट देने में पॉइंट है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गायनेकोलॉजिकल इम्यूनिटी। जी। Thank you, अभी sir. और आप लोग बात करिएगा, पहले आप मेरा सुनिए। जब भी हमारे पास ऐसे वाइट डिस्चार्ज के पेशेंट आते हैं ना, तो हमें पहले तो उनका देखना है कि वाइट डिस्चार्ज जो हो रहे हैं, श्वेत स्त्राव, ज्यादातर जो स्त्रियां रहती हैं वो पुरुष पुरुष जो डॉक्टर होते हैं उनके साथ सब चीज शेयर नहीं करती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो जो बता रही हैं, जो हमारे पास प्रोविजन है कि हम किस तरह से जाने, तो हमारे असिस्टेंट से पूछ के पैड में श्वेत स्त्राव किस तरह से है वो देखना चाहिए। उसी तरह से उसका स्मेल कैसा आ रहा है, फाउली स्मेल आ रहा है कि बिना स्मेल का है, वो देखना चाहिए। और फिर योनि मार्ग में, अभी मेल डॉक्टर कभी भी कोई स्त्री को ऐसे ही न चेक कर ले, वो गलत है, अनएथिकल है। उसके साथ में कोई नर्स होनी चाहिए। तो वो देखना है कि पर वजाइनल एग्जामिनेशन में कि वहां पे दाने दाने हैं क्या, पॉस्ट्यूल्स हैं क्या, वहां पे स्वेलिंग है क्या, वहां पे रेडनेस है क्या, इसको अच्छे से डायग्नोज करना चाहिए। तो उसमें सर्विसाइटिस है, फिर वर्जिनाइटिस है, या फिर इंटरनली कुछ वहां से अंदर से आ रहा है, इस तरह से हमें डायग्नोसिस करके थोड़ा एक दिशा मिलती है कि किस तरह से डायरेक्शन मिलता है कि किस तरह से हमें सोचना है। कभी कभी क्या होता है, आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो कफज ग्रहणी की वजह से हो सकता है, कफकर आहार विहार की वजह से कंटिन्यू ग्रहणी दृष्टि होती है और उसके वजह से हो सकता है। कभी कभी पांडुता की वजह से होता है, कभी कभी कृष्यता की वजह से, कभी कभी ये जो बोला है अचरना योनि व्यापक, उसमें कंडू रहता है बहुत ज्यादा। तो वो बहुत सारे और कारण रहते हैं, वो सब हमें डायग्नोस करना चाहिए। इसमें हमें ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा उपशय अनुपशय पे भी ध्यान देना है कि अगर हमने पेशेंट को कुछ दवाई दिया दीपन पाचन और पेशेंट को कहा कि आप रेस्ट करिए, जितना रेस्ट मिलेगा उतना फायदा होगा। अगर रेस्ट करने से फायदा हो रहा है तो एक हमें डायरेक्शन मिलता है कि हाँ इसमें ओवर एक्सर्शन हो रहा है, मेंटली और फिजिकली। फिजिकली भी हो रहा है, एक क्या होता है, एक होता है एक्सरसाइज करना और एक होता है बहुत ज्यादा वर्क करना। जैसे कि कोई ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल करके थक जा रहा है, अति श्रम कर रहा है, तो हम उसको एक्सरसाइज नहीं बोलेंगे, वहां पे वायु का प्रकोप हो रहा है क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा है, या बहुत ज्यादा वजन उठा रहा है, या युद्ध कर रहा है, बहुत ज्यादा डांस कर रहा है, इसको हम व्यायाम नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे अर्ध शक्ति से ज्यादा चीज किया जा रहा है, इसको हम श्रमजन्य संप्राप्ति ऐसा बोलेंगे। उसी तरह से हमें रस और रक्तवर्धक आहार और विहार दिया जा रहा है। जैसे कि हम उनको बोल रहे हैं कि आप दूध का सेवन करिए, खीर खाइए, सेवैयां खाइए, या फिर गन्ने का रस पीजिए, फ्रूट जूसेस लीजिए। तो फ्रूट जूसेस ये सब क्या करते हैं, वेजिटेबल सूप लीजिए, ये क्या करते हैं, रस और रक्त को बढ़ाता है, ऐसा आहार देते हैं। और विहार में भी हम पेशेंट को रात भर सोने के लिए कहते हैं, तो ये रस और रक्त को बढ़ाता है, जितना रेस्ट मिलेगा उतना उसका ये होगा। और सुबह जल्दी उठना है, पेट साफ होना चाहिए। तो ये रस रक्त वर्धक आहार विहार से उसको फायदा हो रहा है क्या, उपशय अनुपशय क्या हो रहा है, उससे एक डायरेक्शन मिलता है। इसी तरह से दूध जैसे पदार्थ देना चाहिए। जो दूध जो रहता है वो क्या करता है, तर्पण करता है, जीवन का कार्य करता है, और उसमें नेचुरल कैल्शियम होता है। तो हम लोग कुछ कभी कभी कैल्शियम की कमी की वजह से भी बहुत सारे ये प्रॉब्लम हो जाती है कि शरीर में रस और रक्त नहीं जा रहा है, तो कुरुषता हो रही है। जैसे मैम ने बोला कि शुक्र क्षय हो रहा है, शुक्र दुष्टि हो रहा है, तो कहीं कहीं स्त्रोतोरोध रहता है संप्राप्ति, कहीं क्षयात्मक संप्राप्ति भी रहता है, उसकी वजह से भी वाइट डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ पे हमें कैल्शियम के सप्लीमेंट आयुर्वेद के, जैसे प्रवाल पंचामृत, कामदूधा, उसी तरह से शंख भस्म, मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, ये सब देना है, दूध देना है। तो इसको लेने से वाइट डिस्चार्ज कम हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा ही है। इससे हमें किस चीज की जरूरत है पेशेंट को वो हमें समझ आता है। अगर इन्फेक्शन वगैरह है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसके लिए हमें जैसे सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी और योनि धावन, योनि धूपन, ऐसे चिकित्सा करते हैं। जो चीज को देने से फायदा हो रहा है, उपशय अनुपशय से हमें पता चलता है। अब ये वाइट डिस्चार्ज जो होता है, इसके लिए तो बहुत ज्यादा स्टडी करके फिर ट्रीटमेंट देना चाहिए। लेकिन एक मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ, उसको आप फॉलो करें। कोई भी नया वैद्य भी करेगा तो उसको जरूर फायदा होगा। जैसे कि पुष्यानुक चूर्ण है, ये मिलता है मार्केट में और हम सब ने पढ़ा हुआ है बीएमएस में। पुष्यानुक चूर्ण पुष्य नक्षत्र में सारे वनस्पतियों को तोड़ के और पुष्य नक्षत्र में ही बनाया जाता है। वही वाला पुष्यानुक चूर्ण तंडुलोदक के साथ लिया जाए। कच्चा चावल को धो के और पानी में भिगो के रख दिया जाए, और फिर जब चावल फूल जाता है वो पानी को छान के और वो पानी में मिश्री डाल के वो तंडुलोदक के साथ जब पुष्यानुक चूर्ण लिया जाता है, उससे वाइट डिस्चार्ज जो है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है।
99% सभी में फायदा होता है। इसके अलावा 1% और पैथोलॉजी में क्या होता है, तो हम लोग को चंद्र प्रभावटी कामदुधा रस देना पड़ता है। चंद्र प्रभा वचाम स्तंभु निम्बम सुरदारव हरिद्राति विषादारवी पिपली मूल चित्रगम, जो घटक द्रव्य है चंद्र प्रभा के, उसको स्त्री मित्र भी बोला है। तो वह पूरा स्त्रियों का जो भी वहां का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको बल देता है, वहां की संप्राप्ति को भंग करता है, और एक तरह से रसायन है, इसलिए चंद्र प्रभावटी बहुत अच्छा काम करता है। क्लेद को भी निकालता है, कफ में बहुत ज्यादा क्लेद हो गया है, स्निग्धता हो गई है, पिच्छलता हो गई है, गुरुता हो गई है, हर चीज को वो बैलेंस कर देता है। इसलिए चंद्र प्रभावटी और कामदुधा रस इसलिए देना है क्योंकि वो सुधा कल्प में आता है, थोड़ा सा उसके घटक द्रव्य अगर देखे तो वो करता है। और कामदुधा जो है पित्त का भी शमन करता है, अगर पित्त की संप्राप्ति की वजह से हो रहा है तो, और दूध के साथ देना है, पानी के साथ देना है। इसी तरह से पेट में वायु जमा हो रहा है, पचन क्रिया अच्छी नहीं हो रही है, अग्निमांद्य है, तो इसमें जीरकाद्य रिष्ट जो है वह स्त्रियों के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है, गर्भाशय को बल देता है, ग्रहणी को भी ठीक करता है, और गर्भाशय को भी जीरकाद्य, जीरा जो है ना वो गर्भाशय के लिए अमृत के समान रहता है। उसी का जीरकाद्य रिष्ट अगर दिया जाए खाने के बाद आधा कप के मात्रा में दे दिया जाए, और जैसे जरूरत है उस हिसाब से दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर क्या क्या करना है कि आधा या 1 चम्मच जीरा को कूट के और पानी में भिगो के रख देना है, और सुबह सुबह वो जो फुला हुआ जीरा है उसको चबा के खाना है, और वही पानी पी लेना है। इस तरह से दिन में 2 बार करना है। सुबह का जीरा जो फुला हुआ कूट के जो पाउडर टाइप में है, सुबह का शाम को पीना है, और शाम का या रात का सुबह पीना है। इस तरह से जीरा का जो हिम है वह पीने से वाइट डिस्चार्ज ठीक हो जाता है। इसी तरह से आप लोगों को मालूम होगा कि एक फूल आता है जिसको उड़हुल का फूल बोलते हैं, मराठी में इसको जासवंत बोलते हैं शायद। तो उड़हुल का फूल जो है वो अगर उसको निचोड़ के और उसका पानी पिलाया जाए या उसको पानी में रख दिया जाए, वह भी वाइट डिस्चार्ज को ठीक करता है। इसी तरह से पतरंगासव, लोध्रासव बहुत अच्छा काम करता है। अगर कमर दर्द हो रहा है, दुबलापन बहुत ज्यादा आ गया है, तो ब्रीहन करने की जरूरत है, तो अश्वगंधा चूर्ण को रात को देना है 1 चम्मच, और अश्वगंधा रिश देना है पानी के साथ, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से शतावरी कल्प गर्म कोष्ण दूध के साथ देके सुबह शाम दे दिया जाए, उससे फायदा होता है। अगर योनि भाग में बर्निंग हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज भी हो रहा है, बर्निंग भी हो रहा है, जैसे कि परिप्लुता योनि व्यापक में बताया है कि उसमें डिस्चार्ज भी होता है, जलन भी हो रही होती है। तो हर व्याधि परिप्लुता योनि व्यापक होगा ऐसा नहीं है, हो सकता है पित्त और कफ जन्य संप्राप्ति भी हो सकती है, पित्त और कफ जन्य रजोदुष्टि भी हो सकती है। तो अगर योनि भाग में बर्निंग हो रहा है, जलन हो रही है, तो प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, और जो ये हमारे दाह प्रशमन गण के द्रव्य हैं, उशिर है, सारिवा है, चंदन है, ऐसे द्रव्यों से सिद्ध क्वाथ, या फिर हम लोग हिम, या फिर आसव रे जैसे चंदन आसव, उशिर आसव, या फिर सारिवाद्यासव, ये देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। सुबह सुबह रसायन चूर्ण देते हैं तो पित्त जन्य संप्राप्ति ठीक हो जाता है। उसी तरह से हम लोग और भी मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, तो योनि भाग में जो बर्निंग हो रहा है वह ठीक हो जाता है। पहले तो हेतु निकालना कि योनि भाग में दाह क्यों हो रहा है, क्योंकि मेल पार्टनर का जो हीट होता है उसकी वजह से भी दाह होता है, किसी किसी को वहां पे इम्बैलेंस होता है, पति पत्नी का जो रहता है हीट वो बैलेंस नहीं होता है, उसकी वजह से भी योनि भाग मैथुन के बाद बहुत ज्यादा बर्निंग होता है। इसी तरह से पेशेंट को बहुत ज्यादा विश्रांति देना है, नींद अच्छा होना चाहिए, आहार और निद्रा इस पे ध्यान देना है, और लौह कल्प और सुधा कल्प, जैसे कि लौह कल्प में हम लोग पुनर्नवा मंडूर है, ये क्या है, लौह तत्व की कमी की वजह से भी वाइट डिस्चार्ज होता है, क्योंकि कफच पांडु अगर होगा तो वाइट डिस्चार्ज होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लौह कल्प जैसे पुनर्नवा मंडूर, ताप्यादि लौह, नवायस लौह, सप्तामृत लौह या मंडूर भस्म ये देते हैं। और सुधा वाले कल्प जैसे कि, और सुधा का एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए, तो अच्छी तरह से बनाया हुआ प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, शंख भस्म, कपर्दिका भस्म, मौक्तिक भस्म, ये सब जब देते हैं तो इससे बहुत अच्छा पेशेंट को रिलीफ मिलता है। इधर से खून की कमी है, पांडुता है, बहुमूत्रता है, तो उसमें चंद्र प्रभावटी देने से क्लेद निकल जाता है, पेशेंट को फायदा होता है। जैसे आरोग्यवर्धिनी वटी, अगर बहुमूत्रता, अविल मूत्रता है तो मधुमेह नाशक वटी आता है, वो सुबह शाम देने से फायदा होता है। अगर आर्थिक परिस्थिति अच्छी है तो शतावरी घृत को ज्यादा मात्रा में, जितना उसको साथ में है उतना मात्रा में सुबह शाम अगर शतावरी घृत दिया तो वह बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से फल घृत जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा फल घृत, वह भी वाइट डिस्चार्ज में बहुत अच्छा फायदा करता है।
उसी तरह से अगर ओवल्यूशन अच्छे से नहीं हो रहा है या फिर गर्भाशय का जो वृद्धि है नॉर्मली नहीं हो पा रहा है और वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसमें नष्ट पुष्पांतक रस, पुष्प धनवा रस देते हैं, बहुत बढ़िया फायदा होता है, ग्रोथ अच्छे से जो हो जाता है। इसी तरह से अगर टैबलेट का भी फायदा नहीं हो रहा है, ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि हमने हर तरह का मेडिसिन यूज कर लिया, हर तरह के काढ़े यूज कर लिए, योनि व्यापत के भी जो कफज वाले जो है, श्लेष्मला योनि व्यापत, उपप्लुता योनि व्यापत, कफज रजोदृष्टि के भी यूज कर लिया, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। तो वहां पे हमें ये करना है कि और तकलीफ बहुत ज्यादा है पेशेंट को, तो हमें क्या करना है कि 7 दिवस, जिस मतलब सॉरी, जैसे मेंसेस खत्म हुआ उसके बाद जैसे वो बंद होने से 10 दिन तक, उसको फर्स्ट दिन काउंट करेंगे जब मेंसेस बंद हो गया, उससे 10 दिन तक हमें योनि धावन करना है, योनि धावन करना है। और पहले 5 दिन जब योनिमुख बंद, मतलब मेंसेस बंद होता है, योनिमुख 5 दिन खुला रहता है। हो सकता है कि आप लोगों को इंटरनल लॉज से वो करने आता होगा उत्तर बस्ती, तो उत्तर बस्ती देना बहुत अच्छा रहता है। उसमें अलग अलग द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। योनि धावन के लिए हम लोग त्रिफला का काढ़ा का योनि धावन करते हैं, या बरगद, उदुम्बर, पीपल, पीपल का वृक्ष जो होता है ना, उसका जो छाल रहता है वो योनि धावन के लिए अच्छा रहता है। जामुन, फिर आम, फिर अशोक, खदीर, इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये कषाय रसात्मक द्रव्य रहते हैं ना, इससे योनि धावन करते हैं। या पंचवल्कल क्वाथ, ये आप लोगों ने अंजना मैम से भी सुना होगा, योनि धावन करने, पंचवल्कल कषाय से योनि धावन करने से ये वाइट डिस्चार्ज ठीक होता है। अगर वो इंटरनल लॉस बंद हो गया है तो योनि भाग में डुश डालना है, सर्विक्स तक वो जाता है, पूरा क्लीन कर देता है, इससे फायदा होता है। इसी तरह से शतावरी सिद्ध तेल, तिल तेल, इसमें कॉटन को डिप करके और पिच्चू टाइप बना के, और योनि भाग में अगर पिच्चू एक बार रखें तो इससे, और फिर आराम करने को दें, तो पूरी तरह से वहां का जो इन्फेक्शन वाला पैथोलॉजी वो ठीक होता है। इंटरनल दवाइयों में हम लोग चंद्रप्रभा वट्टी देते हैं वाइट डिस्चार्ज के लिए, और हम लोग आरोग्यवर्धिनी वट्टी देते हैं। हर चीज का एक सिग्निफिकेंस है। आरोग्यवर्धिनी वट्टी सार के विभाजन अच्छा करता है, ग्रहणी को ठीक करता है। चंद्रप्रभा वट्टी जो है उसके सारे द्रव्य तो गर्भाशय को बल देते हैं और क्लेद को निकालते हैं, और ये जो सफेद श्वेत प्रदर की संप्राप्ति है उसको ठीक कर देते हैं पूरा। तो ऐसे घटक द्रव्य काम करते हैं। उसी तरह से वहां पे हम लोग वाइट डिस्चार्ज को रोकने के लिए कभी कभी नाग केशर चूर्ण कुटजा रिश के साथ देते हैं, उससे भी फायदा होता है। ऐसे बहुत सारे दवाइयां हैं, जैसे कि अशोका रिश देने से भी फायदा होता है। अब पेशेंट टू पेशेंट कौन सा सूट कर रहा है वो हमें प्रकृति के हिसाब से, हेतु के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन मैं एक गाइडलाइन दे रहा हूँ कि लोध्रासव है, उशिरासव, चंदनासव, कभी कभी प्रताप लंकेश्वर रस बहुत अच्छा काम करता है, योगराज गुगुल, चंदनादि वटी, महायोगराज गुगुल, प्रद्रांतक लौह, बोलबद्ध रस, वंग भस्म, चंदनादि चूर्ण, स्वर्ण राज वंगेश्वर रस, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ऐसे और भी आप लोगों ने कोई मेडिसिन यूज किया है तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। डॉक्टर मनीषा मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी इस पे, वाइट डिस्चार्ज पे आपका कोई अनुभव है? मनीषा मैम बताना चाहेंगी तो बता सकती हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ते हैं। पथ्य का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। पेशेंट को हमें अच्छी तरह से समझा के बताना है, ये पथ्य लिख के देना है कि ठंडी चीजें नहीं लेना है, रुक्ष चीजें नहीं लेना है, खाने में घी का प्रमाण, दीपन पचन करके खाने में घी का प्रमाण अच्छा रहना चाहिए। कोई भी चीज खा रहे हैं तो सूखा चीज नहीं खाना है, जैसे कि चना है भून के और वो कच्चा है चबा चबा के खा रहे हैं, तो ये मतलब सूखा चीज ना खाएं। अगर खा लिया तो घृत का सेवन जरूर होना चाहिए। उसी तरह से बासी नहीं खाना है। हाँ, ये अनुरिता मैम बोले योनि धूपन योनि धावन का बहुत अच्छा रोल है, बहुत बढ़िया बताया आपने। उसी तरह से जो सूखे धान्य है, मराठी में कड़ धान्य बोलते हैं, कड़ धान्य मतलब जो कड़क रहते हैं, जैसे कि चना है, मटर है, मटकी है, बाजरी है, ये चीजें हमें नहीं खाना है। स्प्राउटेड चीजें, दाल, ये चीजें बंद करना है। उसी तरह से कमर में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़े, इस तरह का मेहनत वाला काम नहीं करना है, एक ही जगह ज्यादा बैठे नहीं रहना है। इसी तरह से शरीर का पूरा एनर्जी लॉस हो जाए, इतना मेहनत नहीं करना है, मानसिक भी नहीं, शारीरिक भी नहीं करना है। और मेंसेस के टाइम पे, जब मेंसेस आता है तो रेस्ट करना है, उस टाइम पे जंप नहीं मारना है। वो पैड का प्रचार करने के लिए बोलते हैं कि आप जंप मारने जाओ, खेलने कूदने जाओ, वो आयुर्वेद मना करता है। उस टाइम पे खेलना कूदना नहीं है, वायु का प्रकोप नहीं होना चाहिए, उस टाइम पे रेस्ट करना है, और स्वच्छता को पूरी तरह से, हाइजीन को मेंटेन रखना है। इसी तरह से खाने में खून बढ़ाने वाली दवाइयां और या आहार विहार, जैसे गाजर है, बीटरूट है, पालक है,
इनका सेवन ज्यादा करना है। आप लोग भी बताएंगे, अनार का सेवन ज्यादा करना है, आंवले का सेवन ज्यादा करना है। और जो कैल्शियम बढ़ाने वाली चीजें हैं, कैल्शियम का बहुत ज्यादा महत्व है हमारे आयुर्वेद में, इसीलिए प्रवाल पंचामृत जैसे द्रव्य देने से फायदा होता है। पित्त भी शमन करता है और अस्थि तत्व जो है शरीर का उसको बढ़ा देता है। इसलिए सुधा कल्प जैसे कि प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टि, शंख भस्म, मौक्तिक भस्म, कपर्दिका भस्म, ये सारे जो द्रव्य हैं यह जरूर देना चाहिए, तो इससे वाइट डिस्चार्ज ठीक हो जाता है। इसी तरह से चिंता, क्रोध या मन को ऐसा बुरा लगे और मन में वो धारण करके रखें, ऐसी चीजों से दूर रहना है। और अगर कोई लाइफ, सभी की लाइफ है, कुछ ना कुछ ऐसे मन के खिलाफ बातें आती हैं, लेकिन उसको ज्यादा टेंशन में नहीं लेना है, आगे बढ़ना है। इस तरह से खाने में धनिया, जीरा, अजवाइन, फिर उसके बाद में मेथी, मेथी के बीज खाने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। खजूर, मनुका, दूध और घी, ये ऐसे सात्विक आहार अगर खाएं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ना कि बाहर का जंक फूड खाते रहें, चटपटा और बहुत ज्यादा ये छोले भटूरे वगैरह खाते हैं लोग, बहुत ज्यादा स्पाइसी या तेल वाली चीजें, समोसा और पकोड़े कुछ लोगों को बहुत पसंद आते हैं, वो सबसे हमें बंद करना है। अगर ये सब नहीं हुआ तो मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे आती हैं जिनको वाइट डिस्चार्ज आगे कन्वर्ट होकर सोम रोग हो जाता है। जिस तरह से यूरिन होता है ना, उस तरह से योनि प्रदेश से, वजाइना से पानी पानी इतना ज्यादा आता है कि पूरा पैड भीग जाता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, उसको सोम रोग बोलते हैं। वहां पे पूरा शरीर का जो क्लेद है वो दूषित हो जाता है पूरा, और वो कहीं से भी वो योनि भाग से पानी कंटिन्यू आते रहता है, रुकता भी नहीं है। या फिर सुतिका रोग हो जाता है आगे, उसी, या गर्भिणी रोग भी हो सकता है, अगर अभी ध्यान नहीं दिया, कंसीव कर लिया उन्होंने, तो गर्भिणी के रोग भी हो सकते हैं। कमर दर्द हो सकता है, दुर्बलता आ सकती है, क्रॉनिक श्वेत प्रदर हो सकता है, पांडु रोग हो सकता है। और दूसरा क्या है कि जीरा जो है, जीरा को अमृत के समान श्वेत प्रदर के लिए बोला है, तो जीरा का प्रयोग जरूर रोज रोज करना ही करना है। जैसे वायु पेट में न जमा हो, वायु से डिस्टेंशन ना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए वेगों का धारण नहीं करना है, और जागरण नहीं करना है, अति मैथुन नहीं करना है, अति चलना नहीं है, एक जगह बैठे नहीं रहना है, बहुत सारे जो नियम बताते हैं वो फॉलो करना है। और बिना टाइम पे खाना नहीं खाना है, जब भूख लगे तभी खाना खाना है। नींद को पूरी अच्छी तरह से फॉलो करना है, अति निद्रा नहीं होना चाहिए, मिथ्या निद्रा जैसे दिवा स्वप्न वगैरह नहीं होना चाहिए। उसी तरह से आर्तव काल में योनि धावन, योनि पीचू और योनि धूपन, ये सब जब करते हैं तो ये बीमारी पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाती है। कभी कभी कफज अगर बहुत ज्यादा, श्वेत प्रदर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम श्लेष्मला योनि व्यापक समझ के उसमें हम लोग को वमन कराना पड़ता है। सद्य वमन दीजिए या क्लासिकल वमन दीजिए अवस्था के हिसाब से, तो वमन देके फिर कफ शामक चिकित्सा करते हैं, और बाकी गर्भाशय को बल देने वाली चिकित्सा करते हैं, तो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और अभी आप लोग को कुछ और बोलना है तो आप लोग बोलिए, बाकी मैं और कुछ बोलने वाला हूँ इस टॉपिक पे। मनीषा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर मनीषा मैम, आपने, अगर आप पेशेंट देख रही हैं तो कोई बात नहीं, हाँ बोलिए मैम, मनीषा मैम बोलिए। जी सर, प्रणाम सर। बहुत अच्छा टॉपिक था और ये बहुत यूजफुल था और बहुत आपने इसको स्पेसिफिक तरीके से समझा दिए सर, सब कुछ हर दृष्टि से। सर इसमें अभी मैं सुन रही थी और लेट भी ज्वाइन की हूँ, पेशेंट भी हैं, तो सर बहुत अच्छा लगा और फुलफिल था। और महिलाओं के लिए हर तरह से इसको हम यदि गृहिणी से लेकर के स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उनको आर्तवजन्य दोष कभी कभी सर एक इसमें महिलाओं में ये भी मिलता है, सारी चीजों को हमने अभी ट्रेस की है। कभी कभी नाभि विस्थापन होने से भी महिलाओं में आता है ये, जो डिस्चार्जेज आते हैं उसमें योनिगत, और कभी क्रमिगत दोष होने से भी होता है महिलाओं में, इचिंग होना, डिस्चार्ज होना। तो इसको भी कभी हम इसको भी ध्यान दें तो हर तरह से हम इसको रिकवर कर सकते हैं। बाकी प्रदांतक लौह और प्रदांतक रस और नागकेसर, प्रवाल पिष्टि, साथ में थोड़ा शतावरी आदि, इन सबको मिला करके कामदुधा रस के साथ देने से, और पतंगासव, चंदनासव, मैं स्पेशली इसमें अशोकारिष्ट, अशोक चूर्ण को भी इंक्लूड करती हूँ। वो यूट्रस को भी अच्छा टोन देता है और बहुत अच्छी रिकवरी मिलती है उसमें पेशेंट को। इसमें साथ में लज्जालू का भी अच्छा प्रयोग है इसमें।
तो सर आपने बहुत अच्छे से बताया। बाकी हम लोग पेशेंट के अकॉर्डिंग कैसा है उसको पहले देख करके कोष्ठ शुद्धि करके और फिर औषधि सेवन कराते हैं। स्ट्रेस भी मिलता है इसमें, कभी कभी हमको थोड़ा नस से और उस पर भी जाना पड़ता है उनको शिरोगत पर भी। पारिवारिक कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी उनका खान पान ऐसा रहा कि सुबह जा रहे हैं शाम को आके खा रहे हैं, बासा खा रहे हैं, तो इन चीजों पे भी ध्यान देते रहना पड़ता है। बाकी तो बहुत अच्छा टॉपिक था सर, थैंक यू सर। सर पर्टिकुलरली आपने जैसे जीरक का हिम बताया, तो मैं ऐसे समझिए कि अनुभविक योग है तो तंडुलोदक का मैं बहुत ज्यादा प्रयोग करती हूँ अनुपानार्था ल्यूकोरिया में। और दूसरा जो आप फांटे हिम जीरक का देते हैं, मैं धान्य जीरक का देती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा यूटीआई और सीवियर वीकनेस रहती है। अगर कहीं पे इन्फेक्शन ज्यादा है तो इवन बिकॉज वजाइनल रैश वगैरह रहती है, तो गंधक रसायन के साथ में बाकी के जो आपने अनुभूत योग बताया, बिकॉज फिजियोलॉजिकल कोरियन इन्फ्लेमेटरी ल्यूकोरिया में फाउल स्मेल एंड इन्फ्लेमेशन, दाह, ये पित्त जो हमारा प्रदर का लक्षण है वो काफी बताया गया है, तो इसके साथ में ये जरूर देखना चाहिए। लेकिन तंडुलोदक का मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। प्रदनांतक चूर्ण के साथ में एक अम्ल की यष्टि मधु, बिकॉज यष्टि मधु के अंदर एक फाइटो एंड्रोजेनिक जब ईस्ट्रोजेनिक रिजल्ट मिलते हैं सर। जहां कहीं भी हार्मोनल इश्यूज है लेडीज में, वहां पे कम करा रहे हो यष्टि पानी मत करो। यष्टि, गुरुचि और मुस्ता और मतलब नागरमोथा के साथ में लोद्र, ये गायनेकोलॉजिकल बैलेंसेस और उससे जनित प्रदर में बहुत अच्छा फायदा देती है, ऐसे मुझे लगता है। काफी बार मैंने योनि पीछू का भी यूज किया है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जब पेशेंट को तकलीफ होती है, या फिर देयर इज मेनी अ टाइम यू हैव सीन कि ल्यूकोरिया अगर लॉन्ग स्टैंडिंग है तो पेशेंट कंसीव भी नहीं कर पाती है। और आपने जो बताया कि ड्यूरिंग रिलेशन सो मेनी अ टाइम द हीट ऑफ मेल पार्टनर इज ट्रांसमिटेड, तो वहां पे जरूर देखना है कि आपने प्रवाल पिष्टी है, मौक्तिक कामरुदा है, ये वाले योग के साथ में मधुर कषाय रसात्मक अनुभूति योगों का यूज करना चाहिए। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई इस पे बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। प्रशांत भट्ट जी, आकाश जी, कोई बोलना चाहते हैं? तकदीर जी, वाइट डिस्चार्ज पे आप लोगों का कोई अनुभव होगा तो बता सकते हैं यहाँ पर। नहीं? सर इसमें आप जो योग बनाते हैं कभी कभी, सॉरी पेशेंट थे तो मैं बहुत अच्छे से वो नहीं कर पाई, इसमें स्वर्णभंग का भी बहुत अच्छा है रोल। जैसे इचिंग होती है, छोटी पेटिकाएं निकल जाती हैं, तो उसमें दाह होने पर धावन करने के पश्चात उसमें शतधौत और कैलाश जीवन का लेपन करके या सारीवादी तेलम का टिश्यू रख करके, तो उसमें बहुत शांति भी मिलती है महिला को, और थोड़ी वो डिले कर लेती कि हाँ चलो ठीक है हमारा अब ठीक होगा। और पुष्यानुक चूर्ण तो बहुत ही रामबाण है सर तंदुलोदक के साथ। मैडम ने जैसे बताया लोध्र का, उसका भी बहुत अच्छा रोल है। मेरे को मतलब 100% रिजल्ट मिल जाते हैं इन सभी योगों के साथ, यदि पेशेंट को अच्छे से कोष्ठ शुद्धि करके दीपन पाचन करके देते हैं। और मानसिक उसको भी देते हैं, उसको भी हमें नहीं छोड़ना है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिलता है महिलाओं में ये, तो उसको यदि साथ में लेके देते हैं तो 18-18, 20-20 साल पुरानी आती हैं और स्वस्थ हो जाती हैं। जी सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने मैम। इसमें न आपने जो स्त्री वैद्या लोग थी पहले के जमाने से, मतलब किसी किसी को रिकॉग्निशन नहीं मिला था अंग्रेजों के जमाने में, मुगलों के जमाने में। उन लोगों ने क्या किया कि पहले से जो पारंपरिक विधि आ रही थी, उन्होंने कषाय रसात्मक द्रव्यों पे बहुत ज्यादा भरोसा किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि कषाय रस के, जैसे बरगद है, उदुम्बर है, पीपल है, इसके सीधे सिंपल सिंपल छाल से, और वो लोग बोलते थे कि योनि धावन कराओ, योनि का शोधन कराओ और विशुद्धिकरण करो, व्रण रोपण करो। ये सारा इतना सारा कार्य कषाय रसात्मक बरगद, उदुम्बर और पीपल करता है। या आम, जामुन, इतना बढ़िया बढ़िया द्रव्य है। इससे बहुत सारे लोग ठीक हो जाते थे पहले के जमाने में। और वो जो बूढ़ी लोग आती थी ना डिलीवरी वगैरह कराने, उन लोगों को ये चीजें मालूम ही होती थी कि इससे करेंगे ठीक हो जाएगा। बड़ा बड़ा एंटीबायोटिक देना, एंटी फंगल देने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ठीक है, बाकी आप लोग को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं, फिर 8:15 पे मिलेंगे। बंद कर दूं सेशन?
ठीक है, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। 8:15 पे हम लोग फिर मिलते हैं। प्रणाम सभी लोगों को।